हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए, जिसका एग्ज़ाम 27 फरवरी 2025 को होना है, उसके लिए सीडीपी की हमारी जो 2000 प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, उसका पार्ट 3 हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके पार्ट 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण का पता करना, बच्चे के समायोजन में सहायता करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो परामर्श का उद्देश्य ये सभी होते हैं कि बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण का पता करना और बच्चों को समायोजन में सहायता करना। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या होता है? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चों में अगर नैतिकता की स्थापना करनी है तो इसका जो सबसे ज़्यादा उत्तम मार्ग होता है वह होता है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। क्योंकि बच्चे जो होते हैं अनुकरण करके चीज़ों सीखते हैं, अनुकरण करके जो है चीज़ों को सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं। तो शिक्षक का जो है बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा अनुकरण करते हैं। तो इसके अनुसार यहाँ पे जो है अगर नैतिकता की स्थापना बच्चों में करना है तो शिक्षक का जो है एक नैतिक जो है आदर्श का पालन करना चाहिए और शिक्षक को जो है अच्छे गुणों का पालन करना चाहिए। तो उन्हीं को नकल करके बच्चे जो सीखते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किसके विकास में? व्यावसायिक स्कूल में, पब्लिक स्कूल में, किंडरगार्टन में, या फिर लैटिन स्कूल में? तो फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन स्कूल में, किंडरगार्टन स्कूल का विकास करना। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना का, या फिर तटस्थ की भावना का? तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यापक हमेशा जो है जो उसके स्टूडेंट होते हैं तो उनको जो है बढ़ावा देना चाहिए सहयोग की भावना का। हमेशा सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। कभी भी प्रतियोगिता और कभी भी बच्चे को पुरस्कार और दंड के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ना पुरस्कार देना चाहिए किसी चीज़ को करने पर, ना ही उसको दंड देकर कोई कार्य करवाना चाहिए। जबकि इसमें से क्या करना चाहिए, उसे जो है मतलब आंतरिक रूप से प्रेरित करना चाहिए जिससे कि बच्चे खुद से कार्य कर सकें और जो है उनको सहयोग की भावना का विकास करना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे होते हैं एक दूसरे के मतलब आपस में सहयोग करें। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, या फिर बौद्धिक विकास? तो शिक्षक का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। केवल उसको जो है शिक्षा देना जो है शिक्षक का दायित्व नहीं होता, जबकि बच्चे का शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास हो या फिर संवेगात्मक विकास हो, तो शिक्षक का दायित्व होता है कि बच्चे का जो है संपूर्ण विकास किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे का सर्वांगीण विकास करना एक शिक्षक का दायित्व होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे डैश तथा फिर डैश दिया गया है कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, या फिर खोज और पोषण? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष में शुरू किया गया था। मतलब आईटी स्कूली योजना जो है किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 2004 में। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक आधार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था 2001 में। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा में निकाला गया था। कब निकाला गया था यह? तो निकाला गया था 1998 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना,
शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता या फिर शिक्षक की लिखावट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावकारिता इन ऑप्शन के अनुसार किस पर निर्भर करेगी, तो शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक को विषय की समझ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग शिक्षक इसलिए करते हैं शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट हो और बच्चे जो है रुचिपूर्ण जो है अपनी पढ़ाई कर सकें। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या फिर जो अभिभावक होते हैं आकर शिक्षक से नहीं मिलते, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। माता पिता को जो है पत्र लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो अगर किसी जैसे कि बच्चे को क्या कोई परेशानी है, अगर उनके जो है माता पिता या अभिभावक को बुलाया गया कि बच्चे से कहा गया कि अपने माता पिता को लिवा के लाओ स्कूल में, तो अगर वो नहीं आ रहे तो एक शिक्षक का दायित्व होता है कि शिक्षक जाकर उनसे वहाँ पर मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा जाकर उनसे मिलना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, बंटित के रूप में, सामूहिक के रूप में, अंतरालित के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा, पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है, एक नेमिकार, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं है, यह एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है या फिर एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो पाठचर्या को एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य माना जाता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विद्यार्थियों की प्रशंसा कब की जानी चाहिए, एकांत में, अलग से, लोगों के बीच में या फिर व्यक्तिगत रूप में। तो विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए लोगों के बीच में, लोगों के बीच में। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है, ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेड। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ग्रेड हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। मतलब कितने परसेंट जो है हमारा पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों से ग्रहण किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 85%। कितना परसेंट, 85%। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं होता, की जरूरत नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ावा देता है। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण जो स्थापित और मजबूत करने का अधिकार जो है निश्चयात्मक अनुशासन जो है उसको क्या करता है, बढ़ावा देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है, कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है या फिर अप्रभावित रहती है। तो अगर शिक्षक के ऊपर किसी जो अधिकारी की बहुत ज़्यादा लोड रहता है और उसको अन्य कार्य ज़्यादा दिए जाते हैं तो उसकी जो क्षमता होती है क्या होती है, घट जाती है, उसकी क्षमता क्या होती है, घटती है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, रचनात्मक मूल्यांकन का, सतत मूल्यांकन का, कोर्स के अंत में मूल्यांकन या फिर प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो छात्रों का जो सही मूल्यांकन है तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य है कि लगातार जो है थोड़े थोड़े समय में बच्चों का मूल्यांकन करते रहना चाहिए, जिससे हमें मालूम चल पाता है कि बच्चों में क्या कमियाँ हैं और उनको सुधारा जा सकता है समय समय पर। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। जब अगर ये सभी कार्य कर रहा है एक शिक्षक तो उसको जो है समाज में सम्मान मिलना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे, समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास,
आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम की यहाँ पे जो एक कोई भी विशेषता नहीं है, अधिगम में जो है बहुत सारी विशेषताएं आ जाती हैं, तो इसके अनुसार यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब देखो अधिगम के अंतर्गत समस्याएं हल करना भी आएगा, विशिष्ट हुनर का भी विकास आएगा, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का भी विकास आएगा। अगर यहाँ पे आंसर होता है इनमें से सभी तब तो सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, या फिर खुद करके। तो इसका आंसर हो जाएगा खुद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वर्णमाला की पहचान वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है, मतलब वर्णमाला की पहचान बच्चे कितने वर्ष की आयु में करने लगते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष की आयु में, 3 वर्ष की आयु में। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, या फिर विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के सभी पक्षों को उसको जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, शब्द यहाँ पे एक दिया गया है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स, समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। मतलब यहाँ पे समान तत्व आइडेंटिकल एलिमेंट्स जो है शब्द है, इसका जो है किससे तात्पर्य है, किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम स्थानांतरण से, अधिगम स्थानांतरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। किसको? बाल्यावस्था को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनएफटीसी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉस ने। रॉस ने कहा था वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किससे संबंधित है? मानसिक विकास से, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास से, या फिर भाषा का विकास से। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मानसिक विकास से। किससे संबंधित है? संवेदना ज्ञान मानसिक विकास से। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय है, मतलब विकास का पूर्व में अनुमान लगाया जाता है, तो काफ़ी हद तक जो है विकास का जो है पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, तो बिल्कुल बात सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही है। विकास रेखीय होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा कि विकास रेखीय नहीं होता, विकास जो होता है सर्पिलाकार होता है। कभी विकास तेज गति से होता है, कभी विकास धीमी गति से होता है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया, तो ये भी सही है कि विकास जो है जन्म से मृत्यु तक होता रहता है। तो पूछा गया कौन सा कथन गलत है यहाँ पे, तो इसके अनुसार यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत कथन पूछा गया है। तो हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।